विविधा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, अपने विचार साझा करूँगा। अर्थव्यवस्था या के बारे में बोलने से पहले मैं एक प्राचीन हिंदुस्तान के चिंतक, जो इनके बारे में पश्चिम के बड़े से बड़े विद्वानों ने यही कहा है कि ये पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिनके तरह और कोई पश्चिमी देशों में पैदा नहीं हो सका। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, मनुष्याणां कृचिदर्थ मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ तस्य लाभ पालन पायो शास्त्र भीति इति अर्थशास्त्र। यानी जिस मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें, वस्तुएं ही अर्थ कहलाती हैं, पूंजी कहलाती है। और जिस जमीन पर आदमी बसते हैं उस जमीन को भी पूंजी ही कहते हैं, अर्थ कहते हैं। इसीलिए कि जहाँ आदमी नहीं होंगे तो न जमीन का इस्तेमाल होगा, न जमीन का उपयोग होगा, और न कारखाने बनेंगे, और न अर्थव्यवस्था की बात उठेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ, कि लोगों की बनाई चीजें तो अर्थ पूंजी हैं ही, लेकिन जिस जमीन पर आदमी बसते हों वही जमीन पूंजी कहला सकती है। और जो इन दोनों चीजों का अध्ययन करता है उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, दुनिया के सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि चाणक्य, जिसने कौटिल्य के नाम से अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी, अभी तक अर्थशास्त्र के ऊपर उससे अच्छी पुस्तक, बेहतर पुस्तक जो अर्थशास्त्र के संबंधों का निरूपण कर सके निकली है। तो अब अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था है जिस व्यवस्था से देश की आमदनी खर्चा का संबंध इस तरह रखा जाए, उत्पादन की प्रक्रिया इस तरह रखी जाए कि समाज में सभी लोगों को अन्न, वस्त्र, कपड़ा, दवा, ये सारी चीजें ही नहीं मिल सके, इतनी दर पर मिल सके कि जिसका उपयोग, जिसकी खरीदगी सभी साधारण लोग कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के आधार क्या है? अर्थव्यवस्था के आधार है उत्पादन, अर्थव्यवस्था के आधार है खेती में उत्पादन, कारखाने में उत्पादन, खान से उत्पादन, और एक उसका सहायक अंग उसके माने गए हैं स्कूल, कॉलेज और वैज्ञानिक जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ अर्थशास्त्री पैदा होते हैं, जहाँ सारे इस तरह के लोग पैदा होते हैं जो कारखाने बना सकते हैं, जो कारखानों को ठीक ढंग से चला सकते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, ताकि इन सारी चीजों के लिए बेहतर उपाय किए जा सकें। अब किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने का उपाय, सबसे प्रमुख कारण क्या है? वो ये है कि अर्थव्यवस्था की जांच, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है या कमजोर, तो प्रति व्यक्ति आय, किसी की आमदनी कम है, किसी की आमदनी अधिक है, लेकिन जो औसत एक आदमी की आय, औसत आय होगी, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से किसी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आज आपसे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बातें करूंगा। मैं दो देशों का उदाहरण लेता हूं जो हिंदुस्तान के सामने न तो विस्तार में बड़े हैं, न जनसंख्या में, न विज्ञान की दृष्टि से हिंदुस्तान से अधिक बढ़े चढ़े हैं। एक है वियतनाम और दूसरा है बांग्लादेश। वियतनाम 45 साल तक
अमेरिका से लड़ा था। अमेरिका की फौजें वहां बमबारी करती थी और उस बुरी तरह बमबारी करती थी कि उस बमबारी का नाम दुनिया में कारपेट बॉम्बिंग रखा। यानी जिस तरह दरी बिछाई जाती है उस तरह बम बिछा दिया गया और लाखों लोग मारे गए। वो लड़ाई उन लोगों ने लड़ी करीब करीब 25 साल, 65 में वो लड़ाई खत्म हुई। यानी तब उनको अपने देश के प्रगति की बात सोचनी पड़ी, सोचने का मौका मिला और उन्होंने तरक्की की राह पकड़ी। दूसरा उदाहरण है बांग्लादेश का, जो 1971 में पाकिस्तान के फौजी जनरलों के द्वारा बुरी तरह परेशान कर दिया गया। बहुत सारी हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पर समूहों में हत्याएं हुई, लोगों की लाशें गाड़ दी गई, जला दी गई। और अगर हिंदुस्तान की मदद, फौजी मदद नहीं होती तो आज तक बांग्लादेश किस हालत में होता कहना मुश्किल है। मैं आज के हिंदुस्तान की तुलना चीन, अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक शक्ति हैं, उनसे या जापान या जर्मनी या यूरोप के सारे दूसरे देशों से नहीं करने जा रहा हूं, जो हिंदुस्तान से बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं। तो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय $1867 है। $1 77 रुपए के करीब होता है। तो $1876 हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की औसत आय है और बांग्लादेश की 1888, यानी लगभग $11 बांग्लादेश के लोगों की आमदनी, औसत आमदनी हिंदुस्तान के लोगों से अधिक है। और वियतनाम, उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी तो हिंदुस्तान की आमदनी के 2 गुने से भी ज्यादा है और वह $4000 के करीब है। तो जरा सोचिए क्या वजह थी। और हिंदुस्तान की ये स्थिति कोरोना के कारण नहीं ही हुई, उसके पहले से उसकी अर्थव्यवस्था पीछे खिसक रही थी और 4% की दर पर पहुंच गई थी। इसके बारे में हम लोग आपस में दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज मैं यह कहने जा रहा हूं कि वियतनाम और बांग्लादेश ने कौन से उपायों को, कौन से आर्थिक सुधारों को लागू किया कि जिससे आज बांग्लादेश की बात भी अधिक प्रति व्यक्ति आमदनी है और वियतनाम की तो 2 गुनी से भी अधिक है। तो सबसे पहला काम किया उन दोनों मुल्कों में, दोनों देशों के लोगों ने, कि अपने देश में बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं की। बड़े उद्योग, पूंजी अधिक लगती है, सामान अधिक बनता है, लेकिन बड़े उद्योग लोगों को रोजगार देने में उतनी अच्छी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। अब देखिए कि अगर 1 लाख रुपए की पूंजी एक लघु उद्योग में लगती है, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, तो उसमें 6 लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार का भी उन लोगों ने उपाय किया और एक बड़ी कंपनी में 10 लाख रुपए की रकम से एक आदमी को नौकरी मिलती है। सोचिए, रोजगार पैदा करने के लिए, और लोग रोजगार ही नहीं करें, छोटे छोटे पैमाने पर उद्योगों को प्रारंभ किया और आज दुनिया में सबसे अधिक बना हुआ कपड़ा, जिसको रेडीमेड क्लॉथ कहते हैं, दुनिया को भेजने वाला बांग्लादेश है। उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और चीन को अब बंद करना पड़ा अपने यहाँ रेडीमेड का कारोबार। हिंदुस्तान में भी रेडीमेड कपड़े के लघु उद्योग खोले जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में पीछे रह गया। बड़े बड़े फैक्ट्री खोलने लगा, दुनिया के बड़े देशों से अपनी राजनीतिक ही की बात छोड़िए, आर्थिक स्पर्धा करने लगा। अगर हम चाहते हैं कि चीन का खतरा जो बराबर हमारे लिए बढ़ रहा है, और याद रखिए चीन की सैनिक ताकत, चीन
की आर्थिक ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है हिंदुस्तान की स्थिति की किसी भी मामले में। तो हमको चीन जैसे देश के साथ अगर मुकाबला करना है तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और बिना मजबूत हुए हम चीन क्या पाकिस्तान के खतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोचें और उन उपायों को अमल में लाएं। अगली दफा जब मैं अर्थव्यवस्था पर बात करूंगा तो मैं अपनी बातें साझा करूंगा आपसे, और सब अर्थशास्त्र के जो नियामक हैं उनके बारे में। और धन्यवाद।